एमबीए सीईटी का कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 12 जुलाई। और पिछले 4 दिनों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज देखे जो फॉर्म भरते भरते अटक गए हैं। अगर आपका एक ही स्पेसिफिक डाउट है एक पर्टिकुलर सेक्शन में, इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन पे जंप करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। हर स्टेप में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो आपको अवॉइड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करोगे एंड लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन दिखेगा। इधर आके आपको टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद में आपका मेन कैप राउंड का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 11 डिफरेंट सेक्शंस है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर हर सेक्शन का आपको डिटेल में सारे डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा एंड क्या स्टेप्स हमको लेने हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेलेक्टिंग द स्क्रूटिनी। तो ये हम ओपन करेंगे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, फिजिकल स्क्रूटिनी या ई स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी में आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना होता है और वो ऑनलाइन सेंटर चेक करता है। ये एक इजियर वर्जन है, लेकिन पिछले साल जिन्होंने भी ई स्क्रूटिनी किया था उनमें से कई लोगों का वेरिफिकेशन में 3 से 4 दिन या उससे ज्यादा लग रहा था। इश्यूज क्लैरिफाई करने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। एक स्टूडेंट का एडमिशन ही अटक गया क्योंकि उसका वेरिफिकेशन टाइम पे नहीं हुआ था। वेर एज फिजिकल स्क्रूटिनी में आप एफसी सेंटर विच इज फैसिलिटेशन सेंटर पे जाते हो, वहां पे आप डॉक्यूमेंट दिखाते हो एंड उसी दिन वेरिफिकेशन हो जाता है। कोई भी मिस्टेक है आपके वहां पे फॉर्म में, तो वहां पे एफसी सेंटर पे जो प्रोफेसर्स बैठे होते हैं या फिर जो लोग बैठे होते हैं, जो सीईटी सेल वाले ने जिनको बिठाया होता है, वो आपको गाइड करते हैं। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी ही सेलेक्ट करें अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो। अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली ई स्क्रूटिनी कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ ट्रैवलिंग सो मच जस्ट फॉर द स्क्रूटिनी। ऑल्सो मुंबई में हैवी रेन्स हो रहे हैं, तो फॉर दैट रीजन अगर आप फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करो। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन फिजिकल स्क्रूटिनी एंड आई क्लिक ऑन कंफर्म। यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी रजिस्टर्ड एफसी सेंटर्स है जो आपके घर के आसपास रहेंगे, नियरेस्ट उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपके घर के पास सेंटर है उसके ऊपर आप क्लिक करना एंड इसमें आप रेस्पेक्टिव टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने 11 बजे का स्लॉट बुक किया एंड आप 1 बजे पहुंच रहे हो बिकॉज उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगले दिन भी आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो दिस इज नॉट डू और डाई, दे आर फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग्स दैट यू हैव सेलेक्टेड। यहाँ पे एक और डाउट था स्टूडेंट्स को कि जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल अकोला, यहाँ पे कोई एफसी सेंटर में ऑप्शंस नहीं आ रहा था, तो आपको आपके नियर बाय दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आपको एफसी सेंटर जाना पड़ेगा। बट अगर आपको ट्रैवलिंग में इश्यूज लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ई स्क्रूटिन ऑप्शन दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि आपके जगह पे आपके पेरेंट्स या कोई और जा सकते हैं एफसी सेंटर पे, तो आंसर इज नो। कैंडिडेट को ही एफसी सेंटर जाना पड़ेगा बिकॉज वहां पे कैंडिडेट का सिग्नेचर भी लगता है। स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि ई स्क्रूटिनी में कितना टाइम लगता है, कैसे पता चलेगा कि सबमिट हुआ है या नहीं। तो सबमिट करने के बाद में स्टेटस दिखाएगा आपको कि इट इज सेंट टू ई स्क्रूटिनी। आपको एवरीडे लॉग इन करके स्टेटस चेक करना पड़ेगा। रफली 3 to 4 डेज लगता है, लग सकते हैं आपका स्क्रूटिनी होने के लिए या उसके ऊपर आपको रिप्लाई आने के लिए। एंड एफसी सेंटर का लास्ट स्लॉट अराउंड 4 to 5 PM तक रहता है। तो जो भी आपका एफसी सेंटर है, आप एटलीस्ट 4 o'clock तक भी पहुंचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपका हो जाएगा, आपका स्क्रूटिनी वहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट पेज इज आपका सीईटी डिटेल्स का। यहाँ पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स अटक गए थे। यहाँ पे रोल नंबर एंड सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड से ही मिलेगा। नाउ अगर आपने दोनों अटेम्प्ट दिए हैं तो जिस अटेम्प्ट में ज्यादा परसेंटाइल आया है उसका ही रोल नंबर डालना, क्योंकि आपके पास दो रोल नंबर रहेंगे। अगर आप कम परसेंटेज वाला अटेम्प्ट का रोल नंबर डालोगे तो वही परसेंटाइल यहाँ पे कंसिडर होगा। इनकरेक्ट अगर आपको आ रहा है मैसेज तो प्लीज चेक कर लेना कि आप स्कोर कार्ड वाला ही रोल नंबर डाल रहे हो या नहीं, सही अटेम्प्ट का डाल रहे हो या नहीं, एंड उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस है या नहीं। यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट का या फर्स्ट अटेम्प्ट का आप स्कोर कार्ड आपके पोर्टल पे ही जाके डाउनलोड कर सकते हैं वापस, एंड वहां पे आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, यही आपको डेटा यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। नाउ अगर आपने सीईटी के अलावा कैट, सीमैट, एटमा, जैट, मैट कोई भी एग्जामिनेशन दिया है जिसमें बेस्ट स्कोर है, वो सेलेक्ट करो और उसका रोल नंबर, परसेंटाइल, टोटल स्कोर मैन्युअली आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे आप 4 या 5 डिफरेंट एग्जामिनेशन का स्कोर डालने की जगह पे ऐसा स्कोर डालना जो स्कोर सीईटी स्कोर से ज्यादा है। अगर सीईटी स्कोर से कम है आपका कैट के स्कोर
तो यहाँ पे डालने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये आपका ऑल इंडिया सीट के लिए पर्टिकुलर स्कोर्स यूज करने वाला है, एंड वो मैक्सिमम स्कोर जो है उसके बेसिस पे ही आपको रैंक लिस्ट में डालेगा। और यहाँ पे एक और चीज है जो आपको कोई गाइड में नहीं मिलेगा, वो ये है कि ऑल इंडिया रैंक के कॉलम में अगर आपके एग्जाम ने ऑल इंडिया रैंक दिया ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट, तो सीईटी सेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 0 भरना पड़ेगा। ये कंफर्म्ड है, और सिर्फ कैट सीमैट ही दिया है, सीईटी नहीं दिया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीईटी कंपलसरी नहीं है अगर आपको ऑल इंडिया सीट में रैंकिंग चाहिए एंड आप कैप राउंड में अप्लाई करना चाहते हो तो। इसलिए यहाँ पे एक नो ऑप्शन भी दिया गया है, या मैनुअली आपको रोल नंबर, परसेंटाइल, टोटल स्कोर एंड ऑल इंडिया रैंक डालना होगा। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या आएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है स्कोर कार्ड पे, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट था। नाउ विल क्लिक ऑन व्यू डेटा एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। नाउ नेक्स्ट इज योर फिल कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स वाला सेक्शन। ये स्टेप गलत भरा तो आपका सीट एलोकेशन पे सीधा इफेक्ट होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे टाइप ए, यानी आपका 12th और डिप्लोमा और आपका ग्रेजुएशन अगर महाराष्ट्र से है, या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट है, ज्यादातर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यही टाइप में आते हैं, बिकॉज उन्होंने सब कुछ यहीं पे किया है, 10th से लेके 12th से लेके ग्रेजुएशन, और उनके पास यहाँ का डोमिसाइल भी है, तो वो टाइप ए में आते हैं। देन टाइप बी, यानी कि आपके पास खुद का महाराष्ट्र डोमिसाइल है, या आपके पापा या मम्मी का महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, लेकिन एजुकेशन महाराष्ट्र के बाहर से हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप बी कैंडिडेट में आता, क्योंकि मैंने अपना 11th एंड 12th हैदराबाद से किया था, एंड मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया था महाराष्ट्र से, विजेटीआई से, बट मैं बचपन से महाराष्ट्र में ही था, सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं महाराष्ट्र से बाहर गया था। तो मैं आऊंगा टाइप बी कैटेगरी स्टूडेंट में, अगर मैंने 11th 12th बाहर से किया हो, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बाहर से किया हो, कुछ भी बाहर से किया हो, बट मेरे पास अगर डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो मैं आता हूँ टाइप बी। फिर उसके अलावा यहाँ पे टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई भी है, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्लियरली दिया है। आप अगर आप इस कैटेगरीज में फॉलो करते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ओएमएस कैटेगरी। मतलब अगर आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, ना आपने महाराष्ट्र से एजुकेशन किया है, तो ओनली दैट केस आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हो, जाने यानी कि आप अगर कोई ऑल इंडिया स्टूडेंट हो बेसिकली ना। यहाँ पे अगर आपने टाइप ए पे सेलेक्ट किया, तो आपको ये पूछेगा कि आपने 12th कहाँ से किया है, 10th कहाँ से किया है। 12th कहाँ से किया है तो आप वो सेलेक्ट करना है। देन आपका ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिस्ट्रिक्ट डालते ही होम यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसको आप याद कर लेना, क्योंकि कैप राउंड में होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी के अलग कट ऑफ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं पुम्बा में एडमिशन लेने चाहता हूँ, तो मैं पुम्बा के अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स के लिए ही अप्लाई कर पाऊंगा, बिकॉज मैं पुणे यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ। इसके बाद में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, विच इज डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जो आपके पास है वो आप टिक करो, वो आप अपलोड करना होगा, और वही आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा एफसी सेंटर पे ना। यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स आपको फिल करनी है। कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो जनरल के ऊपर टिक करना, फिर आपको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आएगा। ईडब्ल्यूएस सिर्फ ओपन वालों के लिए है, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना। बट अगर आपने सर्टिफिकेट के लिए रिसेंटली अप्लाई किया है, आपके पास रिसिप्ट है एंड आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक, तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करके रेलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया एंड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नॉट अवेलेबल क्लिक करके ये परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है। एंड अप्लीकेशन के बाद का रिसिप्ट आपको वेरिफिकेशन टाइम पे जब आप एफसी सेंटर जाओगे, वो रिसिप्ट भी अगर आप दे दोगे ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस का कंसिडरेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ अप्लाई ही नहीं किया ना, आप कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, इवन ये परफॉर्मा भी नहीं दे पाते हो, तो आप नॉन ईडब्ल्यूएस में ही आओगे, यानी कि आप ओपन कैटेगरी में ही आओ। नाउ अगर आप रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको ये देखना होगा। कैस्ट सर्टिफिकेट, कैस्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीमी। अगर आपके पास कैस्ट वैलिडिटी है तो अवेलेबल पे क्लिक करना, अप्लाई किया है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करना, प्लस रिसिप्ट अपलोड कर देना। देन वैलिडिटी किसने दी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, वो जहां पे आपने अप्लाई किया है उस सर्टिफिकेट के रिसिप्ट या सर्टिफिकेट के नीचे लिखा होगा, एंड वो आपको क्लिक करना है। एंड नॉन क्रीमी लेयर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स को नहीं लगेगा, ये सिर्फ ओबीसी, एससी बीसी, वीजे एनटी एसबीसी को लगता है।
और इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2027 तक होना चाहिए। अगर नॉन क्रीमी लेयर अभी तक नहीं बनाया है तो उस बनाने के लिए आप अप्लाई करना, रेसिप्ट प्लस अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना होगा तो भी चल जाएगा। एंड एनसीएल के लिए इनकम क्राइटेरिया इसके आपका 8 लाख से कम होना चाहिए तो ही आप ये रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आप फिजिकली चैलेंज है तो आप रेस्पेक्टिव आंसर फिल कर सकते हैं। डिफेंस डिटेल्स है आपका, रेस्पेक्टिव डिटेल्स फिल कर सकते हैं। एंड देन फॉर इंडियन नेशनैलिटी कैंडिडेचर ये आपको सेलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। कभी कभी इस फॉर्म में ग्लिच हो सकता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको रिफ्रेश कर देना एंड रेलेवेंट डिटेल्स वापस क्लिक करके आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। नाउ कैटेगरी डिटेल्स में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं और मेरा 99 प्लस परसेंटाइल है और अगर मैंने टीएफडब्ल्यूएस सीट सेलेक्ट करता हूं तो क्या मैं ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस सीट के लिए भी एलिजिबल रहूंगा? तो आंसर है यस। टीएफडब्ल्यूएस सेलेक्ट करने का कोई नेगेटिव नहीं है। आप ओपन सीट से, ईडब्ल्यूएस सीट से और टीएफडब्ल्यूएस सीट से तीनों के लिए कंसिडर होंगे। टीएफडब्ल्यूएस का ऑप्शन पर्सनल डिटेल सेक्शन में आएगा, वहां पर भी मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, विच इज आवर सेक्शन 7। यहाँ पे 10th के एग्रीगेट में जो मार्कशीट में सबसे नीचे में जो आपका ग्रैंड टोटल लिखा होता है, बेस्ट ऑफ 5 नहीं, जो टोटल मार्कशीट पे प्रिंटेड है, यानी कि आपको कितना मार्क्स आया है आउट ऑफ कितना वही डालना है। बिकॉज अगर आप एफसी सेंटर जाओगे तो उसको मैच करके ही वहां पे फिल करेंगे और वो चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे इनकरेक्ट फिल किया है। तो अगर आपने इनकरेक्ट फिल किया या आप श्योर नहीं हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एफसी सेंटर पे वो वापस चेक हो जाएगा। सिमिलरली आपका 12th का जो एग्रीगेट टोटल स्कोर आपको मिला है एंड टोटल कितना स्कोर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपके पास अपियरिंग का ऑप्शन आता है, बट इससे पहले आप कभी ग्रेजुएट हुए हो तो आपको पास्ट के ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आप 2026 में ग्रेजुएट हो चुके हो एंड आपका रिजल्ट्स भी लग चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना डिक्लेयर हुआ, तो आप पास्ट के ऊपर सेलेक्ट करना और मार्क्स भी आपको फिल करना है। ऑब्वियसली 2025 2024 या उससे पहले कि आप पास आउट हो तो आप डायरेक्टली पास्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। नाउ सीजीपीए सेलेक्ट करने पे भी आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन एग्रीगेट मार्क्स पूछता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कन्वर्जन फॉर्मूला निकालना होगा। ये आपको 3 जगह पे मिल सकता है। एक, आपको आपके मार्कशीट के पीछे मिल सकता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज मार्कशीट के पीछे ही प्रिंट करती है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल वीजेटीआई के केस में मेरे मार्कशीट के पीछे ये लिखा हुआ था। ऑप्शन 2, आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर सर्कुलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल पुणे यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक सर्कुलर है जिसमें सीजीपीए टू परसेंटेज की अप्रूव्ड इक्वेशन डाली गई है, वो आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, कॉलेज से सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो आपको वहां पर जाके ये लेना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और 1 से 2 दिन में आपको ये मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये कर लिया है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं। नाउ स्टेप 2, ये फॉर्मूला आप जो निकाला है इसको यूज करके आपका सीजीपीए आप कन्वर्ट करना। कोई रैंडम कन्वर्जन फॉर्मूला आप मत यूज करना, जैसे कि सीजीपीए इंटू 10 माइनस 7.5। ओनली ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के दिया हुआ फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, नहीं तो एफसी सेंटर पे जाने के बाद में आपको वापस इसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप स्टिल यहाँ पर कंफ्यूज है कि आपको क्या एंटर करना है तो आप अभी के लिए क्लोजेस्ट वैल्यू जो आपके पास या फिर एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास है वो आप यहाँ पे फिल करना। एंड आप एफसी सेंटर जब जाओगे तो उनको भी पूछोगे तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर पर्सनल डिटेल्स वाला पेज। यहाँ मैक्सिमम डेटा ऑलरेडी प्री फिल्ड रहेगा तो आपको बस जो डेटा पेंडिंग है वो यहाँ पे फिल करना है। नाउ यहाँ पे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यू सीट्स आता है। इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो एंड अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें लिख के आता है कि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो आप इसको यस क्लिक करो, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन से कास्ट के हो। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो प्लस आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है विथ लेस देन 8 लाख का इनकम का प्रूफ, तो आपको यहाँ पे यस ही क्लिक करना चाहिए एंड आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये सिर्फ एक्स्ट्रा सीट्स का फायदे के लिए है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें 8 लाख के ऊपर एनुअल इनकम है तो आप नो क्लिक करना और एल्स आपको ये इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। एंड अगर आपने वो नहीं सबमिट किया आपसे सेंटर पे भी तो ये रिजेक्ट होके वापस नो पे ही आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई माइनॉरिटी कैंडिडेचर से बिलोंग करते हो, कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है
एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, देन यू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। नाउ लास्ट, फोटो प्लस सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, आपको अलग मांगा है इस बार। फोटो और उसके नीचे आपको सिग्नेचर एक ही इमेज में करना है। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आप रखो, उसके नीचे आप सिग्नेचर करो, एंड आपका फोन से आप उसका फोटो लेके आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले सेक्शन में। अभी जो भी ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट से मांगेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही आपको स्कैन करना है, जेरोक्स को स्कैन मत करना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। ग्रेजुएशन मार्कशीट फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सारे एक ही पीडीएफ आप बना लो। सिर्फ फाइनल सेम का डालोगे तो आगे इशू आ सकता है। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, यानी कि एक ही शीट में सारे ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने रिजर्वेशन सेलेक्ट किया होता है तो कैश वैलिडिटी ऑटो फेच हो जाता है। 2020 के बाद में बनी है आपकी कैश वैलिडिटी, तो यस करके वैलिडिटी नंबर आपको डालना है, ऑटो फेच हो जाएगा। 2020 से पहले की अगर आपकी है तो नो करके आपको मैन्युअली अपलोड करना होगा। अपार आईडी ऑलरेडी अपलोडेड आपको दिखेगा। हर डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद टिक या री अपलोड ऑप्शन से कंफर्म करो, एंड में सब ग्रीन दिखना चाहिए, तभी आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। अपलोड फेल हो रहा है तो लॉग आउट करके लॉग इन करना। फाइल का साइज आप छोटा करके देखना, पीडीएफ को आप कंप्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन टूल्स यूज करके, ब्राउजर भी चेंज करके आप ट्राई करना। 90% ऑफ द केसेस इससे सॉल्व हो जाएगा अपलोड के इश्यूज। आपको यहाँ पे सबमिट करने के बाद में फीस अगर जीरो दिखा रहा है तो बेसिकली आपने सीईटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोई फी पे नहीं करना है। सिर्फ नॉन सीईटी यानी कि स्टूडेंट्स जो कैट सीमैट से अप्लाई करते हैं उनको पेमेंट देना होगा। जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है सिर्फ उनके लिए, बट जिन्होंने दिया है उनको कोई पेमेंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेव नेक्स्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको प्रिंट करके आपको एफसी सेंटर पे लेके जाना है। इस एप्लीकेशन पे आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जिसके लिए आप एलिजिबल हो जो आपको दिखाना है उसका पूरा एक लिस्ट आएगा। तो इस सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल लेके जाना है एंड सीईटी स्कोर कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा हर डॉक्यूमेंट का आपको एटलीस्ट एक जेरोक्स कॉपी लेके जाना पड़ेगा एफसी सेंटर पे, एंड आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आप किसी और को भेज नहीं सकते, बिकॉज आपका वहां पे सिग्नेचर लगने वाला है। गैप सर्टिफिकेट, योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड योर लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं लगने वाला है कैप राउंड में, ये जब आप एडमिशन लोगे तब आपको लगेगा। तो इसके ऊपर अभी आप वरी करने की जरूरत नहीं है, और ये तीनों सर्टिफिकेट लिटरली एक दिन में बन जाता है। तो प्लीज इस पे आप अभी टाइम वेस्ट मत करो, आप आपका कैपराउंड का फॉर्म अच्छे से फिल करो। तो 12 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन दोनों आपको कंप्लीट करना है, वरना आप कैपराउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे और आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम लोग आपको जो भी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है वो फ्री में हमारे चैनल पे डालेंगे। कौन से स्कोर्स पे कौन सा कॉलेज मिलता है, कट ऑफ लिस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर चैनल। उसके पीडीएफ्स, उसके लिंक्स और उसके रिलेटेड वीडियोस भी हम यहाँ पे डालेंगे। देन कैप राउंड के प्रेफरेंसेस आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो भी हम लोग यहाँ पे आपको फ्री में बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।